हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नमो क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम साइकोलॉजी की क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर वो सिद्धांत जो साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे सिद्धांतों को हम कवर करेंगे धीरे धीरे, एक एक सिद्धांत को अच्छे से समझ के। आप ध्यान से अच्छे से सारे सिद्धांतों को पढ़िएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो पियाजे के बारे में जानते हैं। पियाजे जी कौन है? तो पियाजे एक जीव विज्ञानी, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे जो हैं वो एक जीव विज्ञानी है, दार्शनिक है और मनोवैज्ञानिक है। जीव विज्ञानी रहते हुए उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को समझा। जब वो जीव विज्ञानी थे तो उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को समझा, तब उन्होंने इस सिद्धांत को बनाया। तब उनके दिमाग में आया कि ये सिद्धांत या वो तब मनोविज्ञानी की ओर अग्रसर हुए, हम ये कह सकते हैं। आप कहेंगे अनुकूलन क्या है? अनुकूलन दोस्तों, जब कोई भी बच्चा किसी भी भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं आता, ना वो सामाजिक होता है ना वो असामाजिक होता है। उसको कुर्सी है तो उसको नहीं पता इसे कुर्सी कहते हैं। जब वो किसी पक्षी को देखते हैं तो उसको नहीं पता ये पक्षी कहते हैं। तो वो जब नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है, तब जब वो जनरलाइजेशन कर देता है, जैसे सामान्यकरण कर देता है। जैसे कि हम जब वो पक्षी को देखता है, हमने बोला कि उसने बोला कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये पक्षी है, ठीक है। हम अब वो आसमान में उड़ने वाली हर वो चीज़, जो चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे एरोप्लेन हो, उसको सारे को पक्षी बोलेगा कि ये सारे पक्षी है। तो पहले तो उन्होंने आत्मसातीकरण कर लिया। जब हमने उसको बताया ये पक्षी है, तब उसने आत्मसातीकरण कर लिया। हम आगे ये चीज़ पढ़ेंगे, आप केवल ध्यान से सुनिए, ये मैं वापस बताऊंगा आपको। अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ये नीचे इंक्लूड किया है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप भी केवल सुनिए। अगर पक्षी है तो अगर उसने देख लिया अच्छा ये पक्षी है, तो उसने आत्मसातीकरण कर लिया। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर आया, उसने कहा कि ममा ये देखो पक्षी, तब तब उस गलत होगा। तब हम उसके समायोजन करेंगे, उसके माइंड में उसका जो ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, उसमें हम संशोधन करेंगे कि ये पक्षी नहीं ये हेलीकॉप्टर है। तब वो उसका नया कॉन्सेप्ट और आत्मसातीकरण कर लेगा, संशोधन कर लेगा। संशोधन उसने कर लिया, अब वो वापस संतुलन में आ जाएगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये ही अनुकूलन है। और इसी अनुकूलन की प्रक्रिया को पियाजे ने समझा और वो ये सिद्धांत बनाए। फिर कहा कि ये बाल मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये जो है बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं नन्हे मनोवैज्ञानिक हैं। बच्चे नन्हे मनोवैज्ञानिक हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, विकास स्तर में चलता है। डेवलपमेंट लर्निंग जो है, जो भी डेवलपमेंट है वो टू लर्निंग, अर्थात अगर 2 साल का बच्चा जितना उसका विकास हुआ है वो उतना ही अधिगम कर सकता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है, तो इसलिए कहता है कि उन स्तर जो उन्होंने दिए हैं उसी के अनुसार उसका विकास होगा। इन्होंने जो पहली क्वालिटी बताई है, इन्होंने जो पहली अवस्थाओं की क्वालिटी बताई है, वो पहली अवस्था में ही प्राप्त करेगा। जो दूसरी इनकी क्वालिटी है दूसरी अवस्थाओं की, वो दूसरी में ही प्राप्त करेगा, वो पहली में प्राप्त नहीं कर सकता। आप केवल ध्यान से सुनिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को वापस रिवाइज करूँगा। विकास जो स्तर में चलता है, तब हम एक एक अवस्थाओं को पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे किस जो स्तर हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं। जो पहली अवस्था आएगी उसमें जो बच्चा सीखेगा वो पहली अवस्था में ही सीखेगा। अगर जैसे मूर्त संक्रियात्मक एक अवस्था का नाम है, तृतीय अवस्था है, थर्ड अवस्था, उसमें जो बच्चा सीखता है, उसमें जो बच्चा संरक्षण की प्रक्रिया सीखता है, वो आप उसको पहले नहीं सिखा सकते। स्तर जब वो बनेगा, उसका जितना स्तर बनेगा तभी वो सीखेगा। सीखने की तत्परता इन्होंने फोर्थ दिया है, सीखने की तत्परता। अर्थात जब थॉर्नडाइक ने कहा है, थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया है सीखने की तत्परता का, वो नहीं है ये, वो उसको ये नहीं समझना। सीखने की रेडीनेस टू लर्न, पियाजे खुद कहते हैं कि जब बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर रहेगा, बच्चा खुद इच्छा करेगा कि मुझे सीखना है, तभी वो सिखा सकते हैं। व्यवहारवादी जो थॉर्नडाइक, स्किनर, पवलव हैं, उनके अनुसार आप उनको अनुबंधन नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे। आप उनको
बच्चा जो खुद की इच्छा करेगा, तत्पर रहेगा, तभी सीख पाएगा। फिर है 4 फैक्टर्स। पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए हैं। एक तो है परिपक्वता, दूसरा है अनुभव, तीसरा है सामाजिक संप्रेषण और चौथा है संतुलन। अर्थात परिपक्वता, मैच्योरेशन, जब बच्चा मैच्योर होगा तभी सीखेगा। आप 10 साल के बच्चे को पियाजे पढ़ाना बैठ जाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाने बैठ जाएंगे, ये नहीं है। जब वो बच्चा मैच्योर होगा तभी वो सीखेगा, उसके अलावा वो नहीं सीखेगा। अनुभव, बच्चा खुद अनुभव करेगा। जैसे कि हम बचपन में एक पेन था, वो पेन को खोल लेते थे, लाइट वाला पेन था, उसको हम खुद अनुभव करते थे, इसमें स्प्रिंग क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है ये, तभी हम सीखते थे ये किस चीज़ है। तो बच्चा खुद सीखता है। और एक है थर्ड, सामाजिक संप्रेषण। सामाजिक संप्रेषण, ध्यान रखने की बात है कि पियाजे ने सामाजिक संप्रेषण की बात कही है। वैसे तो वाइगोत्स्की जी ने भी सामाजिक संप्रेषण की बात कही है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इम्फेसिस किया है, इन्होंने अपने 4 फैक्टर्स में इंक्लूड किया है। अर्थात सामाजिक अंतर्क्रिया का फ़र्क तो पड़ेगा बच्चे पे। इन्होंने ज़्यादा इम्फेसिस, दबाव नहीं दिया, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पियाजे के जो 4 फैक्टर्स हैं उसमें से कौन सा नहीं है, तो कई लोग सामाजिक संप्रेषण को कर देते हैं। तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करिएगा, सामाजिक संप्रेषण पियाजे ने दिया है। फोर्थ है संतुलन। अभी मैंने बताया था जिस प्रकार से संतुलन, किस प्रकार अगर उसने नवीन ज्ञान को ऐड कर लिया, मैं खुश हो गया कि हाँ मुझे पता लग गया ये पक्षी है, तो मैं संतुलन में हूँ। लेकिन जब कोई और बताएगा, हेलीकॉप्टर आने पर भी मैंने कह दिया ये पक्षी है, जो बच्चा है, अगर वो कोई और बताएगा अरे नहीं ये पक्षी नहीं है हेलीकॉप्टर है, तब मैं असंतुलन में चल जाऊंगा। मैं सोचूंगा नहीं यार ये पक्षी था, ये कैसे हेलीकॉप्टर हो गया। तब वो बताएगा कि हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट बताएगा और वो पक्षी से विभिन्नता बताएंगे, तब हमारे मन में वापस संतुलन की अवस्था हो जाएगी, तब हम वापस संतुलन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 फैक्टर्स की बात की है। पहला है परिपक्वता, दूसरा है अनुभव, तीसरा है सामाजिक संप्रेषण, चौथा है संतुलन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर है पहले विचार आएगा फिर भाषा। इन्होंने क्या कहा है कि पहले विचार आएगा, अर्थात बच्चा जो है जब जन्म लेता है और 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तो सीधा बोलने नहीं लग जाता। वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहा होता है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, उसका विचार चलते रहते हैं। और तब वो विचार विचार जब बहुत सारे हो जाते हैं, करता रहता है, फिर वो भाषा का रूप लेते हैं, फिर भाषा आती है। यही वाइगोत्स्की जी उन्होंने उल्टा बताया। उन्होंने कहा कि भाषा और विचार साथ साथ आते हैं, फिर बाद में अलग हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ जो पियाजे जी कह रहे हैं पहले विचार आएगा और फिर भाषा आएगी, बाद में भाषा आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ऐसे सीटेट में और क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। विकास से अधिगम, डेवलपमेंट टू लर्निंग, इसने ये नियम दिया है इन्होंने, डेवलपमेंट टू लर्निंग। जब बच्चे का विकास होगा तभी अधिगम होगा। जैसे हमने विकास स्तर में चलता है यहाँ पढ़ा था, अगर किशोर अवस्था का बालक है उसका जितना विकास होगा वो उतना ही पढ़ेगा। बाल्यावस्था का बालक है, शैशवावस्था का बालक है, उसका जितना विकास होगा, वो जितना मैच्योर होगा, वो जितना अनुभव करेगा, वो जितना सामाजिक संप्रेषण करेगा, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद ही कर रहा है, तब वो सीखेगा। और विकास इसलिए फिर विकास से अधिगम होगा। अब वही नियम है जो विकास स्तर में चलता है, 2 साल के बालक को वो जो जितना मैच्योरिटी है उसमें वो उतना ही सीखेगा, वो आप उसको ज़्यादा नहीं सिखा सकते। ये ही है विकास, डेवलपमेंट टू लर्निंग, इनका नियम चलता है डेवलपमेंट टू लर्निंग। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बुक, अब इनकी बुक क्या है, कौन सी बुक है, इनका नाम देखते हैं हम। द मॉरल जजमेंट ऑफ द साइकोलॉजी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द साइकोलॉजी, अर्थात इनकी बुक का नाम है, इन्होंने नैतिक विकास पे एक बुक लिखी है। और इसी के आधार पे, ये ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पे कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया है, इस ही के आधार पे। जब कोलबर्ग आप देखते हैं अधिकतर नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का ही है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका ही है। लेकिन उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली, उन्होंने यहाँ से ली, पियाजे ने जो नैतिक विकास सिद्धांत बनाया वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली। कई बार पूछ लेता है, अब वो ध्यान रखना है कोलबर्ग किससे प्रेरित थे, वो पियाजे के नैतिक विकास से प्रेरित थे। हम एक वीडियो में पियाजे का नैतिक विकास जो है वो पढ़ेंगे।
इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत दोनों इन्होंने दिया। संज्ञानात्मकता का अपन पढ़ रहे हैं और नैतिक विकास का सिद्धांत अपन आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब संरचनावाद, अब आप कहेंगे संरचनावाद जो है ये कहाँ से आ गया, सॉरी फॉर दिस फर्स्ट वीडियो। संरचनावाद ये कहाँ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पियाजे जो है वो कौन से वाद में आते हैं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म ही तो है। पियाजे और क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म से ही संबंधित रखते हैं। थॉर्नडाइक, स्किनर वो बिहेवियरिस्ट है, वो व्यवहारवादी हैं, ये संरचनावादी है। और संरचनावादी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि बालक जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और वह स्वयं की भाषा में संप्रत्य का निर्माण करता है। अर्थात जो बालक रहेगा वो खुद ही बनाएगा, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इस चीज को किस प्रकार लेऊंगा। अपन खुद भी अगर अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं, शिक्षक कैसे भी पढ़ा दे लेकिन हम कैसे ग्रहण करेंगे उसको। 50 बालकों को वो एक ही चीज पढ़ाते हैं लेकिन 50 की 50 अलग अलग तरीके से उसको ग्रहण करते हैं। वही है कि बालक जो है वो स्वयं की भाषा में संप्रति का निर्माण करता है। और एनसीएफ 2005 भी संरचनावाद पर ही आधारित है। जो एनसीएफ 2005 है वो किस पर आधारित है, वो संरचनावाद पर ही आधारित है। पूछ लेता है अपना जो 2005 की फ्रेमवर्क है उसमें पूछ लेता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कि ये किस वाद पे आधारित है, वो संरचनावाद पे आधारित है। व्यवहारवादी भी हम जब पढ़ेंगे तब वो क्या कहते हैं, वो अनुबंधन करवा देते हैं, अर्थात जबरदस्ती मतलब उसको बच्चे को पढ़ा देते हैं। यहाँ ये नहीं, बच्चा खुद पढ़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते उसको। इसमें हम अवस्थाएं हैं तो अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया और शैक्षिक महत्व। अब आगे जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम अवस्थाएं पढ़ेंगे और उनका जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पे ये चलता ही है और इसके शैक्षिक महत्व क्या क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अवस्थाएं क्या, पहली, हाँ 4 अवस्थाएं, अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नाम ध्यान रखिए आप, थोड़ा कठिन है, जो शुरुआत में पढ़ रहा है उनके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन ज़्यादा कोई वो नहीं है। अगर आप 2-3 बार आप पढ़ेंगे इस वीडियो को, आप 2-3 बार देखेंगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। पहली अवस्था दी उन्होंने इंद्रिय जानक गामक अवस्था। दूसरी है जो कि 0 से 2 वर्ष है, आप ध्यान रखिएगा, ये एज को ध्यान रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 13 वर्ष। आप इनकी वर्ष को ध्यान रखिएगा, एक एक अवस्थाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार बस बोल लीजिए, 2-3 बार आपको इसको रिवाइज करना, दिमाग में बैठाना है, बाद में अपने आप याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, रटना नहीं है। वही तो बात है, संज्ञानात्मक पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट करना है, अनुबंधन रटना नहीं है आपको। धीरे धीरे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएगा। तो पहले है की कॉन्सेप्ट, आप देखिए, मैंने कुछ की कॉन्सेप्ट जोड़े हैं, आप पहले इनको देखिए, आपको कितना इसमें से समझ में आ रहा है, क्या क्या वर्ड्स को आप जानते हैं, कौन कौन से कीज़ को आप जानते हैं, क्योंकि इन सारे को हम अवस्थाओं में आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से इनको समझाऊंगा। तो आप अभी देखिए कि आप कितना है इनमें, तब आप पढ़ने के बाद, आप जब रिवाइज करेंगे, पढ़ने के बाद मैं आपको वापस दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि आपको पहले इनमें से कितने 3 वर्ड आ रहे थे, अब आपको 5 आए हैं, दोबारा वीडियो देखेंगे तो पूरे आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो पहले है स्कीमा, तो स्कीमा को हम समझते हैं। स्कीमा क्या है, आपका जो माइंड है ये ऐसा नहीं है, मान लेते हैं ये माइंड है, अब यहाँ अलग अलग प्रकार की सूचनाएं होती है। जैसे आपने पढ़ने की सूचना, कॉलेज जाने की सूचना है, आपकी रिलेशनशिप की सूचना है, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसकी सूचनाएं हैं, और कोई कंसेप्ट बना रखे हैं, और कोई, तो ऐसे जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं, बस वही तो स्कीमा है, बस सिंपल है। आपने अलग अलग, आप अभी आपके माइंड में पियाजे चल रहा है, लेकिन आपके पीछे आपने देखा होगा कि और कुछ भी चल रहा होगा, वो सारी जो रूम्स हैं वो स्कीमा है। अब ये एक एक जो है ये स्कीम्स है, जो ये एक एक है, एक एक रूम्स जो हैं इनको हम कहते हैं स्कीम, और ये जो सारे हैं इनको हम स्कीमा कहते हैं। समझ में आए, ध्यान से देखिए,
ये माइंड है। यहाँ हमने अलग अलग रिलेशनशिप का, विद्यालय का, पढ़ने का, कॉलेज का, लड़ाई झगड़े का, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, रूम्स ऑफ स्कीम बने हुए हैं, बहुत सारी नॉलेज अपने अंदर भरी हुई है। तो इन सारों को कहेंगे, सारों का सम्मिलित रूप कहेंगे स्कीमा। लेकिन अगर केवल एक की बात करें तो स्कीम से मतलब कि हम ये कहें कि स्कीम से मिलकर ही बना हुआ है स्कीमा। जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं उनसे ही बना होता है स्कीमा। समझ में आ गया? स्कीम्स एंड स्कीम। फिर है विकेंद्रीकरण। अब बताइए, विकेंद्रीकरण आपको आता है? नहीं। केंद्रीकरण हम इनको अवस्थाओं में पढ़ेंगे, आप कोई टेंशन नहीं लेगा, हम इनको अवस्थाओं में अच्छे से, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। फिर है अनुकूलन, अहम केंद्रित, संतुलन। आप एक बार केवल इसको रिवाइज करें। जीववाद, समायोजन, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब आप देखें कि इन इतने वर्ड में आपको कितने का अर्थ पता है, आपको कितना पता है कि ये व्यवहार कौन सी अवस्थाओं में आता है। ये सारे जो हैं यहाँ से लेके ये हर एक अवस्थाओं का, जो अपन ने 4 अवस्थाएं जो अपन ने पढ़ी हैं, जो 4 अवस्थाएं हैं उन सब का, जो 4 अवस्थाएं उनका एक एक जो पॉइंट है उनका क्या कह सॉरी 4 अवस्थाएं जो हैं उनका ये विशेषताएं हैं। विकेंद्रीकरण एक विशेषता है, केंद्रीकरण एक विशेषता है, अनुकूलन एक विशेषता है, हर अवस्थाओं की एक विशेषता है। तो आप बताइए कौन सी अवस्था कौन सी एज की है, इंद्रिय जनित की कौन सी है, आप बताइए। मूर्त संक्रियात्मक की कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक की कौन सी है। अगर आपको नहीं पता तो अपन ये अवस्थाओं में चर्चा करेंगे आगे, बिल्कुल। ठीक है। फिर हम ये पढ़ते हैं एसिमिलेशन। अभी अनुकूलन की जो प्रक्रिया है हमने अभी पढ़ी थी, उसको हम पढ़ेंगे कि अनुकूलन क्या है। सॉरी, तो फर्स्ट, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो अनुकूलन की है, ध्यान रखना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ ना। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अनुकूलन की है। पहले हम एसिमिलेशन करते हैं, अर्थात आत्मसातीकरण। मैंने इन सब में दिया हुआ है। एसिमिलेशन का अर्थ जो है यहाँ है सारा, उसमें कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। अवस्थाओं में मैंने ये सारा लिख रखा है। एसिमिलेशन का अर्थ है आत्मसातीकरण। इक्विलिब्रियम, संतुलन, यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम का अर्थ है संतुलन, फिर न्यू सिचुएशन, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर अकोमोडेशन। अर्थात जैसे कि कोई भी बच्चा, वही उदाहरण अपन लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे। तो किसी बच्चे ने पक्षी देखा और हमने उसको बताया कि बेटा ये जो उड़ने वाला है ये पक्षी है, इसको हम पक्षी कहते हैं। उसने एसिमिलेशन कर दिया, उस नई जो धारणाएं हैं उस नई धारणा को ऐड कर लिया अपने दिमाग में, और वो समझ गया कि हाँ अच्छा ये पक्षी है। ठीक है, वो अब इक्विलिब्रियम में है, अब वो संतुलन में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आता है अच्छा ये पक्षी है, अच्छा ये पक्षी। फिर न्यू सिचुएशन, जब नई सिचुएशन आती है, अर्थात उसने हेलीकॉप्टर देखा, अब वो कहेगा अच्छा ये भी पक्षी है, लेकिन वो गलत होता है। तब उसको हम बताते हैं नहीं ये पक्षी नहीं है। जब ये नहीं सुनता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है, वो असंतुलन में हो जाता है, वो समझ नहीं पाता क्या है। तब हम उसको अकोमोडेट करते हैं, मतलब कि उसकी जो पहले की जो संरचना है, पहले उसने देखा कि ये पक्षी है, हम इसमें संशोधन करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है। तब वो संशोधित कर लिया उसने, पूर्व ज्ञान में संशोधित किया उसने, यहाँ नया ज्ञान ऐड किया है, तो एसिमिलेशन आत्मसातीकरण हो गया। यहाँ उसने पूर्व ज्ञान जो पक्षी है उसमें संशोधन करके उसने हेलीकॉप्टर जोड़ा है, तो संशोधन करके तो उसको समायोजन हम कह देंगे। समायोजन, ये समायोजन यहाँ ऐड किया है, आगे अच्छे से समझेंगे, आप ध्यान से समझें। ठीक है, तो इस प्रकार से समायोजन, तो ये सारी जो प्रक्रिया है यही है अनुकूलन। अब व्याजे ने जीव विज्ञान रहते हुए यही तो समझा था, यही तो दिमाग लगाया, और तभी वो उन्होंने भाई ये सिद्धांत की रचना हम कह कर दी, हम ये कह सकते हैं। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। हम इन अवस्थाओं में सारी चर्चाएं वापस अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो 4 अवस्थाएं हैं और शैक्षिक उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, और कुछ क्वेश्चंस जो इनके महत्वपूर्ण एग्जाम में बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना देखा। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर आपको ये बहुत वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।